नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में दोस्तों। ठीक है, ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे हेडले सेल का, फेरल सेल का, पोलर सेल का, साथ में देखेंगे इनके वजह से कैसे ट्रेंड विंड उत्पन्न होता है, वेस्टर्लीज क्या है, पोलर विंड्स क्या है। तो वीडियो काफी कॉन्सेप्चुअल होने वाला है दोस्तों और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पीसीएस में जो पुराने कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछे गए हैं, मैंने उनको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। इसको हम देखेंगे, जब वीडियो हम पूरी तरह से देख लेंगे और टॉपिक को समझ लेंगे, उसके बाद इन एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बेसिक लैटिट्यूड्स के बारे में हमने दिखाया है ग्लोब पे, जिसकी जानकारी आपको अवश्य ही होनी चाहिए। तो 0 डिग्री को जैसा कि आप जानते हैं इक्वेटर कहा जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और 23.5 साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, इसके बीच के रीजन में आप देखिए 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, इस दोनों के बीच के रीजन में सूर्य की किरणें सालों भर यहाँ पे पड़ती रहती है और ये वर्टिकल पड़ती रहती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो तापमान है सालों भर अधिक रहते हैं, पूरे वर्ष में यहाँ का तापमान काफी अधिक होता है, इसलिए इस रीजन को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन का विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ टू 23 डिग्री हाफ साउथ, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच हमारा ट्रॉपिकल रीजन फैला हुआ है। ठीक है, बात करें सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिकल सर्कल के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिकल सर्कल के बीच नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में, इन दोनों के बीच जो है ना मौसम अधिक गर्म होता है ना मौसम अधिक ठंड होती है, इसलिए इस रीजन को सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। सिमिलरली अब 66 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ के बीच के रीजन को पोलर रीजन कहा जाता है। यहाँ पे सालों भर बर्फ से ढके हुए क्षेत्र पाए जाते हैं और यहाँ की मौसम अत्यधिक ठंडी होती है। सिमिलर वे में अंटार्कटिक सर्किल 66 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ के बीच के रीजन को भी हम लोग पोलर रीजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ITCZ क्या होता है। तो ITCZ का क्षेत्र दोस्तों, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया इक्वेटर होता है और 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच हमारा ITCZ का क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ ITCZ क्यों कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जैसा कि इसके नाम में ही स्पष्ट है, यहाँ पे हवाएं कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ से इस तरफ जो आती है हमारी ट्रेड विंड, साउथ और नॉर्थ से दोनों तरफ से ट्रेड विंड आती है और ITCZ के क्षेत्र में मिलती है और हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में सालों भर बारिश होती है और यहाँ एक मतलब हवाएं ना के बराबर चला करती है, इसलिए इस क्षेत्र को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। यह बहुत ही अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र होता है दोस्तों ITCZ। तो ITCZ का विस्तार 0 to 5 डिग्री नॉर्थ, 0 to 5 डिग्री साउथ के बीच पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग हेडले सेल की चर्चा करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम 3 महत्वपूर्ण सेलों की चर्चा करेंगे जो ज्योग्राफी में काफी पूछे जाते हैं। पहला था हेडली सेल, दूसरा था फेरल सेल और तीसरा था पोलर सेल। तो हम लोग हेडली सेल की चर्चा करते हैं। तो हेडली सेल दोस्तों देखिए, सबसे पहले हेडली सेल का निर्माण 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच होता है। 0 डिग्री इक्वेटर और 30 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री इक्वेटर और 30 डिग्री साउथ के बीच इसका निर्माण होता है। तो कैसे होता है दोस्तों, इसके बारे में समझने के लिए देखिए मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए, ये इक्वेटर हमारा हुआ। इक्वेटर पर आप जैसा जानते हैं सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत पड़ती है और यहाँ का तापमान काफी अधिक होता है। तापमान अधिक होने की वजह से यहाँ इक्वेटर पर की हवाएं जो है गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रही है। आप देखिए
इक्वेटर पर हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रही है। इन हवाओं के साथ नमी भी है दोस्तों, मगर ये हवाएं जैसे जैसे ऊपर उठती है और ट्रोपोस्फेयर तक पहुंचती है तो ये हवाएं थोड़ी ठंडी हो जाती है और जो इनके साथ नमी ऊपर गई हुई रहती है वो बादल का रूप लेकर पुनः वर्षा करा देती है। ठीक है, तो इक्वेटर पर इसलिए देखते हैं इक्वेटर पर बारिश काफी होते रहती है, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है और नमी जो है वो बादल का रूप ले लेती है और हवाएं ऊपर की ओर उठकर ठंडी हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे सालों भर बारिश होती है। मगर ये हवाएं जो ऊपर उठती है वो थोड़ी ठंडी होने के बाद नीचे उतरने की कोशिश करती है। देखिए, इक्वेटर पर हवाएं ऊपर उठी और ये हवाएं अब नीचे उतरने की प्रयास करेगी। तो नीचे उतरने के लिए देखिए दोस्तों, ये रास्ता चुनती है इस तरह से। इक्वेटर से हवाएं उठती है और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे हवाएं नीचे की ओर उतरती है। ठीक है, आप इस तस्वीर में अच्छी तरह से देख सकते हैं, इक्वेटर पे हवाएं ऊपर उठ रही है और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे हवाएं नीचे की ओर उतर रही है। इन हवाओं में बिल्कुल नमी नहीं होती है, क्योंकि हवाओं ने सारी नमी इक्वेटर पर ही अपनी छोड़ दी है बारिश के रूप में। तो यहाँ पे आप देखिए, हवाएं नीचे तो गिर रही है बट इन हवाओं में कोई नमी नहीं है, अतः 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे कोई भी बारिश नहीं होगी। ठीक है, साथ ही हवाएं चूंकि नीचे की ओर उतर रही है तो यहाँ एक शांत क्षेत्र क्रिएट होगा, बहुत ही शांत वातावरण यहाँ पे होगा दोस्तों। इसलिए इस 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ को जो है हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ये हवाएं ऊपर की ओर उठी तो यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास जब हवाएं गिरती हैं तो ज्यादातर डेजर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो पाता है, जो हवाएं नीचे गिर रही है, जो हवाएं नीचे उतर रही है उसमें कोई नमी नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं बारिश नहीं होती है और यहाँ भी बारिश नहीं होती है। इसलिए विश्व के जितने गर्म रेगिस्तान पाए जाते हैं वो तकरीबन 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो हेडली सेल के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो इस तरह से हवाएं उठकर जो 30 डिग्री नॉर्थ पर गिरती है और इधर 30 डिग्री साउथ पे गिरती है और ये एक पूरा चक्र पूरा करती है। ठीक है, तो ये हमारा हेडली सेल हो गया। हेडली सेल में आप देखिए, हेडली सेल में यहाँ पे ट्रेड विंड का क्या रोल है। हेडली सेल में ट्रेड विंड के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, ट्रेड विंड जो है, यहाँ से हवाएं जब यहाँ गिरती है तो फिर से ये हवाएं इस तरफ आना चाहती है, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर का जोन है और यहाँ हवाएं गिरी तो हाई प्रेशर का जोन हुआ था, तो इसलिए हवाएं 30 डिग्री नॉर्थ से 0 डिग्री की तरफ आती है। ठीक है, इसलिए सरफेस पे जो हवाएं चलती है उसको सरफेस की हवाओं को हम लोग ट्रेड विंड कहते हैं, दोनों तरफ है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हेडले सेल के अंतर्गत सरफेस पे कौन सी हवाएं चलती है, या हेडले सेल में सरफेस पे कौन सी हवाएं चलती है। तो सरफेस पे स्टर्लीज या ट्रेड विंड हवाएं चलती है हेडली सेल के अंदर। तो आप हेडली सेल का देखिए, पूछ लिया जाता है लोकेशन कहाँ है, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड के बीच इसका लोकेशन होता है। 0 डिग्री पे हवाएं ऊपर उठती है और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे हवाएं नीचे गिरती है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए, ये सरफेस पे कौन सी हवा प्रोड्यूस करती है, तो ट्रेड विंड प्रोड्यूस करती है। सरफेस पे जो है ट्रेड विंड प्रोड्यूस करती है और ये इक्वेटर पर बहुत ही लो प्रेशर का जोन क्रिएट करती है हेडली सेल, और 30 डिग्री के आसपास बहुत ही हाई प्रेशर का जोन क्रिएट करती है। ठीक है, इसके वजह से जो क्लाइमेटिक इफेक्ट होता है, ट्रॉपिकल रीजन पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, इक्वेटोरियल रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और वहीं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ हॉर्स लैटिट्यूड के आसपास बारिश ना के बराबर होती है, जिसके वजह से विश्व के सारे बड़े से बड़े रेगिस्तान 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका हेडली सेल के बारे में। यहाँ पे मैंने दिखाया है, देखिए 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच ज़्यादातर विश्व के रेगिस्तान पाए जाते हैं, जैसे सहारा रेगिस्तान हो गया, चिन्हुआन डेजर्ट हो गया, सोनारेन डेजर्ट हो गया, अटाकामा डेजर्ट हो गया। तो आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नामीब डेजर्ट हो गया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया, गिब्सन इत्यादि। इसका कारण मैंने बता दिया, हेडली सेल है। और हेडली सेल में क्यों इसका कारण है, क्योंकि 30 डिग्री लैटिट्यूड पे हवाएं नीचे उतरती है और वो हवाएं नमी रहित होती है। ठीक है, अब हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में भी बात कर लें थोड़ा सा।
चूंकि मैंने जैसा बताया 30 से 35 डिग्री के आसपास नॉर्थ और साउथ दोनों लैटिट्यूड पे हवाएं नीचे उतरती हैं और ये हवाएं नीचे उतरने के कारण वहाँ काफ़ी हाई प्रेशर का जोन पाया जाता है। और पुराने ज़माने में जब नाविक लोग व्यापार किया करते थे तो जब जैसे ही इन हवाओं के क्षेत्र में उनके नाव जाती थी तो वहाँ पे नाव उनका थोड़ा स्थिर हो जाता था। तो ऐसा लोग सोचते थे कि पता नहीं यहाँ पे क्या कारण की वजह से ये ऐसा हो रहा है, तो अपने साथ वो जो कुछ घोड़े वगैरह ले जाते थे नाव पर, उसको नीचे की ओर फेंकना शुरू करते थे, समुद्र में फेंकते थे। इसलिए इस लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फेरेल सेल के बारे में। तो फेरेल सेल दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप 60 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में हमारा फेरेल सेल पाया जाता है। ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री 30 डिग्री साउथ, सिमिलर वे में 60 डिग्री साउथ और 30 डिग्री साउथ के बीच में फेरेल सेल पाया जाता है। फेरेल सेल में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे जो गर्म हवाएं होती है और ठंडी हवाएं होती है, जब भी ये आपस में मिलती हैं तो फ्रंट का निर्माण करती है। ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट है फ्रंट, एयर फ्रंट, इसके बारे में आप विशेष रूप से अध्ययन में आगे करेंगे कभी, बट अभी आप इतना जानिए कि जब हवाएं, ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं तो गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती है। गर्म हवाएं हल्की होती है और ठंडी हवाएं भारी होती है, जिसके वजह से ठंडी हवाएं जो है कोल्ड एयर सबसाइड कर जाती है, अर्थात नीचे रह जाती है, और गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, तो फेरेल सेल में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें देखिए फेरेल सेल का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने जैसा कि बताया था, यहाँ पे देखिए पहले हेडली सेल में मैंने ये बताया था। हेडली सेल में जो हवाएं 30 डिग्री पे गिर रही थी, 30 डिग्री पे गिरने के बाद ये हवाएं 60 डिग्री के तरफ जाती है। 30 डिग्री पर जो हवाएं हेडली सेल से गिर रही थी वो 60 डिग्री के पास जाती है, तो ये थोड़े गर्म हवाएं रहती है। मगर पोल के तरफ से जो हवाएं आती है, ये देखिए पोल के तरफ से जो हवाएं आ रही है, ये हवाएं ठंडी हवाएं हैं। तो दोनों पोल के तरफ से ठंडी हवाएं 60 डिग्री पे आ रही है और 30 डिग्री के तरफ से गर्म हवाएं 60 डिग्री पे आ रही है। तो गर्म हवाएं जो है ये ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती है, जिसके वजह से 60 डिग्री के आसपास भी बारिश और मौसम परिवर्तन होता है। पुनः ये हवाएं गर्म होकर जो ऊपर उठती है, ठंडी होकर 30 डिग्री के पास पुनः गिरती है। साउथ में भी यही होती है और नॉर्थ पोल में भी यही होता है। तो जिसके वजह से एक सेल का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग फेरेल सेल कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देखिए, यहाँ पे ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं टकराने के वजह से हवाएं ऊपर उठी है, ना कि सूर्य के किरणों की गर्मी की वजह से। इसलिए जहाँ हेडली सेल जो है थर्मली कंडक्टेड होता है, वही फेरेल सेल जो है थर्मली इनडायरेक्ट होता है, अर्थात इस पे थर्मल का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये हवाओं के टकराने की वजह से होता है, गर्म और ठंडी हवाएं की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो फेरेल सेल के बारे में आप देखिए, इसका लैटिट्यूड 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच पाया जाता है, दोनों ही गोलार्धों में। और ये थर्मली इनडायरेक्ट सेल होता है, क्योंकि ये सूर्य के वजह से, सूर्य के प्रकाश के और गर्मी की वजह से नहीं होती है, ये ठंडी हवाएं और गर्म हवाओं के मिलने की वजह से, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, होती है। इसके वजह से वेस्टर्लीज विंड्स का निर्माण होता है। क्यों? वेस्टर्लीज विंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेस्टर्लीज इस तरफ से जा रही है, हॉर्स लैटिट्यूड से जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री के तरफ जा रही है, ये वेस्टर्लीज विंड है। साथ ही इस तरफ देखिए ये वेस्टर्लीज विंड है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फेरेल सेल में कौन सी सरफेस विंड्स का निर्माण होता है, तो वेस्टर्ली विंड्स का निर्माण होता है। और हेडली सेल में कौन सा विंड का निर्माण हो रहा था, तो ट्रेड विंड्स का निर्माण हो रहा था। अब हम लोग पोलर सेल को देखते हैं। तो ये जो हवाएं यहाँ पे उठी थी दोस्तों, यहाँ पे जो हवाएं उठी थी 60 डिग्री के ऊपर गर्म हवाएं, ये एक तो आपको 30 डिग्री के तरफ चली गई थी और दूसरी हवाएं जो है, जो गर्म हवाएं हैं, पोल के तरफ चली गई। तो यहाँ पे भी एक तरह से ये सेल बन गया, इसे हम लोग पोलर सेल कहते हैं। तो तीनों सेल आप देख सकते हैं यहाँ, हेडली सेल इक्वेटर और 30 डिग्री के बीच, फेरेल सेल 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच, और पोलर सेल जो है 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। सिमिलर वे में ये नॉर्थ की घटना में मैं यहाँ बता रहा हूँ, सिमिलर वे में साउथ में भी सेम घटनाएं घटती हैं। तो ये तीनों सेल के बारे में यहाँ पे हो गया।
और पोलर सेल के वजह से जो है, पोलर सेल के वजह से दोस्तों, पोलर सेल के वजह से आप यहाँ देखिए पोलर स्टर्लिज का निर्माण होती है। सरफेस विंड जो है पोलर स्टर्लिज का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हेडली सेल ये हो गया, फेरेल सेल ये हो गया और पोलर सेल ये हो गया। ये देख लीजिए इक्वेटर और 30 डिग्री के बीच हेडली सेल हो गया, 30 डिग्री 60 डिग्री के बीच फेरेल सेल हो गया और 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच पोलर सेल हो गया। हेडली सेल में हमारी सरफेस विंड्स कौन सी बनी? ट्रेड विंड। फेरल सेल में हमारी कौन सी हवाएं सरफेस पे बनी? वेस्टर्लीज। और पोलर सेल में हमारी पोलर स्टर्लिज का निर्माण हुआ। साथ ही आप यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि हेडली सेल जो है सूर्य के किरणों के वजह से हवाएं ऊपर उठी थी इक्वेटर पे, इसलिए इन सेल को थर्मली डायरेक्ट सेल कहते हैं। हेडली सेल कैसी सेल है? थर्मली डायरेक्ट सेल। ठीक है, मगर फेरल सेल में हवाएं गर्म और ठंडी हवाओं के वजह से वो ऊपर उठी थी आपस में टकराने की वजह से, इसलिए फेरल सेल को थर्मली इनडायरेक्ट सेल कहा जाता है। ये थर्मली इनडायरेक्ट सेल है। पोलर सेल को भी हम लोग थर्मली डायरेक्ट सेल कहते हैं, क्योंकि पोल पे अत्यधिक ठंडी होती है तो वहां पे भी सूर्य की किरणें ना के बराबर पड़ती है, इसलिए ये भी कहीं ना कहीं थर्मली इफेक्टेड है। तो पोलर सेल और हेडली सेल थर्मली डायरेक्ट है और वहीं फेरल सेल थर्मली इनडायरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का कॉन्सेप्ट रहा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसका कॉन्सेप्ट आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ इज लोकेटेड। ITCZ कहाँ लोकेटेड होता है? तो जैसा कि मैंने बताया था, नियर द इक्वेटर 0 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच ITCZ का क्षेत्र पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर बेल्ट इज एसोसिएटेड विथ डेजर्ट। डेजर्ट के साथ कौन सा यहाँ पे एसोसिएटेड है हमारा प्रेशर बेल्ट? तो सब ट्रॉपिकल हाई। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई 30 डिग्री के आसपास। द हेडली सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। हेडली सेल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आप हेडली सेल के बारे में पढ़े अभी, ट्रेड विंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पोलर सेल एक्सटेंड्स बिटवीन। पोलर सेल कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो जानते हैं आप, जैसा कि 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच पोलर सेल फैला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे दोस्तों। मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। तो अगर जो वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की ज्योग्राफी के बहुत सारे चैप्टर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।